A very good morning to all the students of class 11th. This is the lecture number 2 for the chapter chemical bonding. So in today's lecture we are going to just revise the previous concept, the covalent bond and the ionic bond, and the new topic we are going to study is about dative or coordinate bond. So you already know that what is covalent bond, that there is equal sharing of electrons, and in ionic bond the metal transfer its electron to the non-metal. So take your copy and pen and start studying. बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि क्या क्या उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध जो होता है वो ऐसा एक केमिकल बॉन्ड होता है, रासायनिक आबंध होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। बहुत बेसिक डिफरेंस है ये। तो जिन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी होती है उनको शेयर्ड पेयर या बॉन्डिंग पेयर्स कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन। ध्यान से आप देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का आप समझो एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, आप देख सकते हो, एक इसको सर्कल से डिनोट कर रहा है और एक जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर रहा है। तो हाइड्रोजन को जैसे छोटे एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, उस कंडीशन में जो एटम है वो ड्यूप्लेट को पूरा करता है, यानी कि एटम स्टेबल तभी होगा जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्टेट आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ ऑक्टेट, कि आउटर मोस्ट शेल में अगर किसी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। जैसे कि आपने पढ़ा है इनर्ट गैसेस में, नोबल गैसेस में, कि उनके ऑलरेडी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नंबर ए है ये, और ये एटम नंबर बी है, तो इनके बीच में इक्वल शेयरिंग होगी। ठीक है, तो वही होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को अपने शेयर किया, आप और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आप देखो ये बीच में दिखा रहा है। ओके, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऐसे होते हैं जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, साझेदारी में। तो आप ये देख लो, सर्किल जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम नंबर ए को डिनोट कर रहा था और क्रॉस जो है वो एटम नंबर बी को डिनोट करा था, तो इनके बीच में इक्वल शेयरिंग हो गई है, और यही जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं वो हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से हाइड्रोजन के 2 एटम्स ने इक्वल शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यानी H2 में कन्वर्ट हो गए। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि ये किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग एग्जिस्ट होती है। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। आपको पता है, सपोज करो हाइड्रोजन एटम ए है ये और हाइड्रोजन एटम बी है, तो हाइड्रोजन एटम का ए का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं, और साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं जो कि न्यूट्रल चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली एक साथ जो है न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब आप ध्यान से देखो, 2 तरीके के फोर्स के बीच में यहाँ पे बैलेंस होगा। ध्यान से देखिए आप, पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुए हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन जिनकी शेयरिंग हुई है उनके बीच में सबसे पहले तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। आपको पता है कि आकर्षण बल हमेशा डिफरेंट चार्जेस के बीच में लगता है, तो पहला जो फोर्स लगेगा वो होगा अट्रैक्शन फोर्स, जो कि न्यूक्लियस के बीच में और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम बीच में दिखा रहे हैं उनके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? प्रतिकर्षण बल, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा, जो कि सेम चार्ज के बीच में लगेगा। तो हमेशा याद रखना कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फोर्स ऑफ रिपल्शन है उनके बीच में एक स्टेबल बैलेंस होता है, जिसकी वजह से जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जो है हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में 2 तरीके के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके बीच में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल बैलेंस होना चाहिए। कौन सा वो 2 फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगता है, और जो रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, वो सिमिलर चार्जेस के बीच में लगेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा या तो वो दोनों या तो दोनों नाभिकों के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में लगेगा। तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स 2 डिफरेंट चार्जेस पे लगता है और रिपल्सिव फोर्स जो है वो हमेशा सेम चार्जेस पे लगता है।
तो अट्रैक्टिव फोर्स न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगा, और जो रिपल्सिव फोर्स है या तो वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगेगा या न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। तो बेसिकली आप यहाँ पे समझो रिपल्सिव फोर्स कि ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो सिमिलर चार्ज के हैं, दोनों नेगेटिवली चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स। तो आप कह सकते हो कि स्टेबल बैलेंस होता है अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द बॉन्डिंग एटम्स के बीच में। सो बच्चों, आपने कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध को आपने अच्छे से पढ़ लिया। हाइड्रोजन का मैंने आपको समझा दिया। अब आप नया एग्जाम्पल लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग मीथेन में CH4। अभी जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड एल्केन पढ़ेंगे, एल्केन पढ़ेंगे, फिर एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, सब आपके सिलेबस में है। तो जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा आप उसको एल्केन से डिनोट करोगे। अभी डिटेल में आप उसको पढ़ोगे। अभी हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं कि किस तरीके से मीथेन में कोवेलेंट बॉन्डिंग है। CH4 दैट इज मीथेन। तो अब ध्यान से देखो कि कार्बन जो है वो सेंटर में लिखोगे आप। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप कह सकते हो कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आप उसको केएलएमएन शेल से करोगे तो 2 और 4, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो ये जो ब्लैक कलर से डिनोट किया जा रहा है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को या संयोजी इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। 1, 2, 3 और 4। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। आपको पता है कि कोई भी एटम स्टेबिलिटी या स्थायित्व को तभी प्राप्त करेगा जब उसका ऑक्टेट पूरा हो, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब आप देख रहे हो कि 4 हाइड्रोजन भी हैं, पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो रेड कलर से जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो ये आपस में साझेदारी कर लेंगे। आप ध्यान से देखो किस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में साझेदारी की। इससे क्या हुआ कि कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अब आप कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो शेयरिंग के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और हाइड्रोजन के चारों एटम्स को देखो तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई गई, यानी कि एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की। ये ध्यान दीजिएगा कि जो रेड कलर से डॉट है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और जो ब्लैक कलर से इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंध जो वही होता है जब एटम्स के बीच में इक्वल बराबर की साझेदारी होती है। और एटम्स तभी स्टेबल होते हैं जब उनका ऑक्टेट पूरा हो, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। और अगर छोटे एटम है हाइड्रोजन या हीलियम तो उनका ड्यूप्लेट यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो एटम स्टेबल होगा। सो बच्चों, आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध के टाइप्स को भी पढ़ लेते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी एकल, 2 एटम्स के बीच में आप देखो एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एक बॉन्ड पाया जाएगा। तो हमेशा याद रखना बॉन्ड को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन है, जहां पे भी एक बॉन्ड आप देखोगे, यानी एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बनता है। हमेशा याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन मान लो ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये, तो ये जब दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेंगे किन्हीं भी 2 एटम्स के तो वो बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जब 2 ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल में परिवर्तित होंगे, कन्वर्ट होंगे, तो उनके बीच में 2 बॉन्ड बनेगा, दैट इज द डबल बॉन्ड, यानी कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन के जब 2 एटम्स कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, उनको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन के केस में आपने पढ़ लिया कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग करेंगे, ड्यूप्लेट को पूरा करेंगे और उनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आपने ये अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा। ऑक्सीजन गैस हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, 2 बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो आप तो 2 और 6 होगा, यानी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और ये 5 6। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये पहला ऑक्सीजन एटम है और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। इसके में भी सेम यही केस होगा कि आउटर मोस्ट शेल में यानी एल शेल में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहिए। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों जो है, आप देखो ये पेयर दिखा रहा है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का ये है और एक पेयर ये, दोनों ने एटम्स ने इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन की है। और अगर आप पेयर बोलो तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है। एक पेयर में हमेशा 2 होते हैं। तो इस तरीके से आप देखो, जब एक पेयर की सिर्फ शेयरिंग हो रही थी तो सिंगल बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में, जब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? बेसिक यही फंडा है बच्चों कि हमेशा एटम जो है वो अपने ऑक्टेट को यानी अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करेगा और उसी वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। नाइट्रोजन का केस ले लेते हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स जो है वो कंबाइन करेंगे और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5। आप काउंट कर लो, 5 है। और नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस नाइट्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस दूसरे नाइट्रोजन एटम को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आप देख लो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। यानी इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन ने दोनों ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कोशिश किया और उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी। इसकी वजह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट बॉन्डिंग हम देख लेते हैं। आपके सिलेबस में है नहीं आयनिक बॉन्डिंग, बट बच्चों आप इसको देख लो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आपने पहले पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग जो कि सहसंयोजक बंध है। आयनिक बॉन्डिंग में सिर्फ अंतर ये होता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा इलेक्ट्रॉन के एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ठीक है, देता है। सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? दोनों एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। तो आयनिक बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, कैसे बनता है कि एक एटम एक अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को देता है, ट्रांसफर होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का। बस आप हल्का सा बेसिक देख लो क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे शेयरिंग की कोई भी बात नहीं आती है। सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम और क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड आपने देखा है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, ठीक है। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और आपने पढ़ा है मेटल और नॉन मेटल के केस में कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पहले वाले शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गया। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा याद रखना एक किसी भी मेटल के बीच में बनता है और किसी भी नॉन मेटल के बीच में बनता है, यानी कि एक धातु है होगा और एक अधातु होगा। धातु जो है आपकी पहचान कैसे है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और अधातु या नॉन मेटल की क्या स्पेशलिटी है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्लोरीन में काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये क्लोरीन को दे देगा तो क्लोरीन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा और सोडियम जो है वो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ध्यान से अब आप देखो, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन जो है अब उसके ऑक्टेट पूरा हो गया,
क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, लिया है, दैट मीन्स क्लोरीन के ऊपर अब एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे एटम की बात हो रही थी, एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और जब सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। बार बार मैंने बताया है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पे, किसी भी आयन पे सॉरी, तो वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अगर +1 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को दिया आपने आउटर मोस्ट शेल से, अगर +2 है तो यानी कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन को दे चुका है, अगर +3 है दैट मीन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर मोस्ट शेल से दे दिया है। और जहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एटम ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, और वो एनायन में कन्वर्ट हुआ है। अगर -1 है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, -2 है तो 2 को एक्सेप्ट किया है, -3 है तो 3 को एक्सेप्ट किया है। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ट्रांसफर कहाँ होता है, एक मेटल नॉन मेटल को ट्रांसफर करता है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक डिफरेंस दिखा दिया, आप देख लेना कि किस तरीके से, बहुत सिंपल है। कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है, आयनिक हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से होता है, आयनिक कंपाउंड हमेशा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, मेटल ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल को। कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्जेस नहीं होते हैं, लेकिन जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो मेटल जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और कोवेलेंट कंपाउंड को रोमन न्यूमरल से लिखते हैं और इसको ग्रीक प्रीफिक्स से लिखते हैं, और ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख लेना। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन आयनिक कंपाउंड की खासियत है कि रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये हमेशा सॉलिड होता है। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। मेटल जब इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जहां आयनिक आएगा वहां मेटल और नॉन मेटल आएगा और सेपरेट चार्ज आएगा। तो जब सेपरेट चार्ज होगा तो उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट कंपाउंड में वीक अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, और आयनिक कंपाउंड में हाई अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है। क्यों? बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इसलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। So let us start the topic that what is dative or coordinate bond. आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया, आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, ये एक न्यू टाइप का बॉन्ड है, डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे बॉन्ड जो होते हैं कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, उसमें एक तरीके के ये कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, दे आर टाइप ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, जिसमें होता क्या है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है वो सिर्फ एक एटम देता है। आपने कोवेलेंट बॉन्ड में क्या पढ़ा था कि दोनों एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है, लेकिन डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग तो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एटम को। सो लेट अस सी द एग्जांपल। आप देख सकते हो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। सो यहाँ पे जो सेंटर में जो एटम है वो नाइट्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 725। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। अब आप ध्यान से देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ओके। और अब इसके पास एक पेयर जो है वो बचा हुआ है, इट इज लेफ्ट। सो दैट पेयर इज कॉल्ड एज लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर लिए उनको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो सेंट्रल एटम यानी कि जो बीच वाले एटम है उसके ऊपर सच एज इट इज ऐसे ही रहते। तब आप ध्यान से देखो, जो ये इसके ऊपर लोन पेयर है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन है, H+ होता है, इसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है। तो जो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आयन को दे दे तो फिर क्या होगा, अब ध्यान से देखो,
अगर वो दे देगा तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन ने अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो भी लोन पेयर थे उनको शेयर किया, उनको दिया है। इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आप ध्यान से देखो, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एरो से दिखाया जाता है। जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है उसको हम एरो से दिखाते हैं। जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा उसको डोनर बोलते हैं, और जो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा कि ऐसे डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खासियत ये होती है कि ऐसा एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है या अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है जिसका ऑक्टेट पूरा हो। अब अमोनिया के केस में आप देखो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी कि डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा एटम देगा या ऐसा मॉलिक्यूल देगा जिसके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो। ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ठीक है, आप देख सकते हो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करो आप, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो लोन पेयर होता है। अब ऐसा जो मॉलिक्यूल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा ऐसे एटम या आयन के पास जिसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट इनकम्प्लीट है। हाइड्रोजन आयन के ऊपर यहाँ पे H+ चार्ज है, तो इसने अपने लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसको H+ को दे दिया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, और हमेशा डेटिव बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है उसको हम एरो से दिखाते हैं, और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को देता है उसको हम डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, अमोनियम आयन NH4+, नाइट्रोजन बीच में, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, और चौथा जो ये एरो से दिखा रहा है दैट मीन्स नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन को दे दिया है। इसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया है, और जो ये एरो से जो बॉन्ड दिख रहा है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। So let us see the definition for coordinate or dative bond. A coordinate, also called a dative covalent bond, is a covalent bond in which a shared pair of electrons with both electrons come from the same atom. यानी जो shared pair electron का होता है वो सिर्फ एक atom से आता है. So what are the characteristics of coordinate covalent bond? In this type of bonding, the atom that shares an electron pair from itself is known as donor. आपने देखा कि नाइट्रोजन जो है अपने जो लोन पेयर अवेलेबल था वो हाइड्रोजन आयन को दे रहा था, तो इसकी वजह से नाइट्रोजन जो होगा वो डोनर होगा। द अदर एटम विच एक्सेप्ट्स दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिसेप्टर और एक्सेप्टर। जो शेयर्ड पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, रिसेप्टर या एक्सेप्टर। द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड विथ एन एरो। जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को देगा, शेयर करेगा, उसको हम एरो से दिखाएंगे pointing towards the acceptor from the donor atom. After sharing of electron pair, each atom gets stability. वो stability को gain कर लेता है। This type of bonding is central to the Lewis theory, जो कि आप next lecture में पढ़ोगे। So students, यहाँ पे आप next example देख लो coordinate या dative bond का हाइड्रोनियम आयन के लिए। हाइड्रोनियम आयन जो होता है आपने पढ़ा है एसिड बेस और सॉल्ट में कि किस तरीके से कोई भी एटम है वो एसिड कैरेक्टर कब रखता है, जब वो हाइड्रोनियम आयन को बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है, H3O+ है। तो यहाँ पे आप देखो H3 1 2 3 H एंड O। सो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खासियत क्या है, कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। जो एटम शेयर करेगा उसको हम कहेंगे डोनर, और जो एटम या आयन एक्सेप्ट करेगा उसको हम कहेंगे एक्सेप्टर या रिसेप्टर। तो वाटर में आप देखो, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे सेंटर में है। सेंटर में मतलब बीच में एटम। जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में आगे तो VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारी थ्योरीज आप देखोगे, उसमें आप पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखोगे। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कभी लीनियर नहीं होता, इट इज़ नॉट 180 डिग्री, ये हमेशा बेंट होता है। यानी इसके बीच में जो एंगल होता है, मैंने बताया भी था आपको, 104.5 डिग्री होता है। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को, ध्यान से देखो। ये जो सर्कल से दिखा रहा है ब्लैक डॉट से, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अब हाइड्रोजन जो है
उसको उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 है, उसके आटोम शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से दिखाया गया है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया और दूसरा भी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक तरीके का कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, इक्वल शेयरिंग हो गई। लेकिन तब भी आप देखो कि ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की खासियत क्या थी कि वो हमेशा ऐसे मॉलिक्यूल्स में होगा जिसका जो सेंटर एटम है उसका ऑक्टेट पूरा हो। कैसे ऑक्टेट पूरा, अब आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का। तो इसने अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन आयन को दे दिया जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सेम आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ने दिया, इसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और आप उसको एरो से दिखाओगे और आप देख सकते हो कि जो रिसेप्टर है यानी एक्सेप्टर है वो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है जो कि इसके साथ बॉन्डिंग बना लिया, जो कि ये लोन पेयर था। और हाइड्रोजन के साथ जब ये बॉन्डिंग कर लिया तो क्या हुआ कि इनके बीच में डेटिव बॉन्ड फॉर्म हो गया, जो कि आप देख सकते हो एरो से डिनोट किया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया है डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर फॉलो करेंगे तो आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरीके से कैसे बॉन्डिंग होती है। और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप होता है जिसमें सिर्फ एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरे एटम को। जो एटम शेयर करता है उसको हम डोनर कहते हैं और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।